Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study music lesson second part. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था महाभारत काल, संगीत के महाभारत काल तक हमने पढ़ा था। उसके बाद महाभारत काल के बाद नेक्स्ट जो हमारा काल आता है वो आता है गुप्त काल। नेक्स्ट जो हमारा काल है वो है गुप्त काल। गुप्त काल को संगीत के काल का या संगीत के विकास का स्वर्ण युग भी माना जाता है। यदि आपके क्वेश्चन ये आ जाए कि किस काल को संगीत का स्वर्ण युग माना जाता है तो कौन सा काल है, वो हमारा गुप्त काल। ठीक है भाई, ऐसा क्यों? अगर इसमें ये रीज़न आ जाए कि गुप्त काल को भारतीय संगीत का स्वर्ण युग माना जाता था, क्यों माना जाता था, या इसमें ये आ जाता है गुप्त काल पे संक्षिप्त नोट लिखो, तो उसमें हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल के जो समय में संगीत केवल राजा महाराजाओं की सियासत तक सीमित नहीं था। किन तक सीमित नहीं था? राजा महाराजाओं की सियासतों तक सीमित ना होकर वो आम जनता में भी फला फूला। जो संगीत था वो केवल राजद्रोहर, सिर्फ राजाओं की स्तुति करने के लिए या राज दरबार से निकलकर जनसाधारण में भी उसका बहुत विकास हुआ। जनसाधारण में भी उसका विकास हुआ। आम जनता में आम लोग भी संगीत का अध्ययन भी करते थे, संगीत शिक्षा प्राप्त भी करते थे और संगीत शिक्षा देते भी थे, और एंटरटेनमेंट के लिए भी संगीत का इस्तेमाल किया जाता था। विवाह शादियों में एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, रीति रिवाजों में, युद्ध के समय, हर जगह पर संगीत का इस्तेमाल होता था। राजा की स्तुति करने के लिए, राजा को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए, तो यहाँ पर संगीत का इस्तेमाल होता था। एक फॉरेन संगीतज्ञ है बुलडॉग इप्सा। इन्होंने तो गुप्त काल के लिए यहाँ तक कहा, इन्होंने क्या कहा कि मैं भारतीय संगीत में गुप्त काल को स्वर्ण युग मानता हूँ, क्योंकि इस समय के जनसाधारण के लोगों को भी संगीत में इतनी जानकारी है जितनी आधुनिक युग के शिक्षित वर्ग को भी नहीं। अर्थात इसका अभिप्राय क्या हुआ कि बुलडॉग इप्सा के अनुसार भारतीय संगीत में जो गुप्त काल है उसमें आम साधारण जो लोग हैं उनको भी संगीत शिक्षा की इतनी अधिक जानकारी है जो आज के समय में आधुनिक समय के शिक्षित वर्ग को भी नहीं है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त काल को भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किसने माना, या कौन से जो पाश्चात्य या फॉरेनर ने इसको भारतीय संगीत का स्वर्ण युग बताया है। नेक्स्ट जो हमारा काल आता है वो आता है मध्यकाल। मध्यकाल
मध्यकाल गुप्त काल के बाद का काल है, इन बिटवीन जो टाइम पीरियड है वो। तो उसमें संगीत के उन्नति और विकास कैसे हुई? उसमें संगीत का विकास जो था वो नॉर्मल था, और गुप्त काल में संगीत की उन्नति भी हुई, विकास भी हुआ। इसमें सितार नामक वाद्य के तारों पर, सितार की उत्पत्ति तो गुप्त काल में हुई थी, लेकिन इसके तारों पर जो स्वरों का ज्ञान है वो किस में हुआ था? मध्यकाल में। मध्यकाल में 2 ग्रंथ भी लिखे गए, एक तो नाट्य शास्त्र और एक संगीत रत्नाकर। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने। और संगीत रत्नाकर किसने लिखा था? सारंग देव ने। ये जो 2 नाट्य संगीत के जो आपके ग्रंथ है, ये मध्य जो काल है हमारा उसमें लिखे गए थे। नाट्य शास्त्र में 6 अध्याय कौन से हैं? संगीत से संबंधित अध्याय है 29 से 33। और नाट्य शास्त्र काल में किसका वर्णन मिलता है? वाद्यों का, स्वर, लय, गायक के गुण दोष, जाति भेद आदि। उसके बाद संगीत रत्नाकर, ये सारंग देव द्वारा लिखा है, और इसमें किसका? ग्राम, मूर्छना, लय, संगीत के तीनों भेद आदि का वर्णन किसमें मिलता है? संगीत रत्नाकर में मिलता है। अब संगीत रत्नाकर ये था हमारा मध्यकाल। इससे नेक्स्ट जो काल है हमारा वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है? अंग्रेजों के आगमन से आधुनिक काल का आरंभ होता है। जब अंग्रेजों का आगमन हमारे देश में हुआ तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय जो लोग हैं वो संगीत का ज़्यादा उसमें विकास हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ों का जो भारत पर शासन है उसमें अवरुद्ध कर रहा है, उस मार्ग को संगीत अवरुद्ध कर देगा। क्योंकि संगीत क्या है? वह कला जिससे मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करता है, और अगर भारतीयों पर कोई शोषण होगा तो वो उसको व्यक्त करेगा संगीत के द्वारा, उसको और जो अदर पर्सन्स है वो भी सुनेंगे तो क्या करेंगे? उनके ऊपर भी उस चीज़ का इम्प्रेशन पड़ेगा। तो इसलिए उनको क्या लगता था कि अगर भारतीय लोग संगीत पर ध्यान देंगे तो उन्हें उनके ऊपर हुए जुल्म और उनके ऊपर जो पाबंदियां लगेंगी उनके बारे में वो जागरूक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने संगीत के प्रति लोगों में एक हीन भावना पैदा कर दी कि जो संगीत है वो नीचे लोगों के लिए होता है, नीच वर्ग के लोगों के लिए होता है। उसको अशोभनीय दृश्य से आँखों से देखना शुरू कर दिया कि नहीं, कि संगीत वाले जो लोग हैं वो असभ्य होते हैं, अशोभनीय होते हैं। तो इसके पीछे मकसद क्या था अंग्रेज़ों का? कि लोगों का इस तरफ ध्यान ना जाए, कि जो उच्च घराने के लोग हैं वो संगीत के प्रति उनके नज़रिया, उन्होंने एक नफ़रत भाव पैदा कर दिया, जिससे क्या हुआ कि लोग संगीत से दूर भागने लगे और उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। या तो संगीत शिक्षा होती नहीं थी, अगर कोई संगीतज्ञ थोड़ा बहुत रियाज करता भी था तो वो चोरी छुपे करता था। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही अंग्रेज़ों का शासन स्टेबल हुआ, शासन करना शुरू कर दिया, उसके बाद कुछ अंग्रेज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली, उसके ऊपर ध्यान भी दिया। उसमें विलियम्स डे, बुलडॉग,
जो ये थे, ये भारतीय अंग्रेज शासक ऐसे थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण भी की और उस शिक्षा को आगे बढ़ाने में भी सहायता की। उसके बाद आधुनिक काल में दो संगीतकार भारतीय संगीतकार हुए जिन्होंने भारतीय संगीत को बढ़ाने में बहुत उनका योगदान रहा। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और सेकंड है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इन दोनों ही संगीतकारों ने आधुनिक अंग्रेजों के आगमन के बाद आधुनिक जो संगीत था उसकी उन्नति और विकास के लिए बहुत ही प्रयत्नशील कार्य किए, बहुत प्रयत्न किया और ऐसे कदम उठाए जिससे भारतीय संगीत को एक नया शिखर मिला। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ही संगीतज्ञों ने अपनी अपनी स्वर लिपि बनाई। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार स्वर लिपि जिससे, और विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा विष्णु नारायण भातखंडे स्वर लिपि, जिसमें हमें समीन, तान, मात्रा ऐसे चिन्ह मिले कि ऐसी स्वर लिपि जिन्हें पढ़कर हम ज्ञान ग्रहण कर सके, संगीत की शिक्षा हमारे प्राप्त कर सके। तो ऐसी दो स्वर लिपियाँ इन्होंने दी जो आज भी हमारे भारत में प्रचलित है। भारत में ही क्या कि पूरे संगीत जगत में ये दोनों स्वर लिपि प्रचलित है और इन्हीं के आधार पर हम संगीत शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इनका आधुनिक काल में बहुत बड़ा योगदान रहा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने तो 10 थाट दिए जो आज के समय में बहुत ही प्रचलित थाट माने जाते हैं। तो इसके साथ ही पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु नारायण पुरस्कार, नाट्यशास्त्र और संगीत रत्नाकर, इन चारों के बारे में हम डीप स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो इस चैप्टर में इसके अकॉर्डिंग आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसमें बेटा आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे गुप्त काल का वर्णन करो, मध्य काल का वर्णन करो, संगीत के आधुनिक काल का वर्णन करो। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। कंप्लीट पूरा एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें पार्टीशन आएंगे क्वेश्चंस के। जैसे मध्य काल का वर्णन करो, रामायण काल का वर्णन करो, महाभारत का, या शॉर्ट क्वेश्चन जैसे वाल्मीकि ने संगीत की शिक्षा किसको दी, या मध्य काल में कौन से वाद्य के तारों पर स्वरों का मिलान हुआ, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन थे। इस तरह के क्वेश्चंस इसके आप अटेम्प्ट करोगे। ऐसे क्वेश्चन इस लेसन में से पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे। तो अभी आज का आपका होमवर्क रहेगा, राइट एंड लर्न शॉर्ट नोट्स ऑन गुप्त काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। थैंक यू।